आखिर आप घर क्यों खरीदते हैं? क्यों करते हैं प्रॉपर्टी में निवेश? कभी सोचा भी है इस बारे में? या फिर आपके लिए भी ये एक अंधा रैट रेस है? या फिर कई जनरेशन से बस प्रॉपर्टी को बेस्ट असेट क्लास मानकर चलते आ रहे हैं? कभी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया है आज के संदर्भ में? रुकिए, इस क्यों का जवाब मुझे नहीं चाहिए। दरअसल आपको खुद को जवाब देने की जरूरत है। आपको खुद अपना एक साइको एनालिसिस करना है कि आखिर आप प्रॉपर्टी खरीदते क्यों हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मैं हूं रवि सिन्हा। और आज मैं घर खरीदारों का एक साइको एनालिसिस कर रहा हूं कि वो घर क्यों खरीदते हैं, क्यों प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। और हां, जिन लोगों ने हाल के दिनों में मेरे चैनल पे ये कमेंट किया है कि मैं कभी घर खरीदने की सलाह भी दे देता हूं और कभी खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए घर ना खरीदने की सलाह देता हूं, तो उन लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे किसी भी टेक्स्ट को बिना कॉन्टेक्स्ट कोट ना करें। मैं कौन होता हूं आपको घर खरीदना चाहिए या नहीं, ये पर्सनल एडवाइस या चॉइस देने वाला? मैं तो सिर्फ ये बताता हूं कि प्रॉपर्टी किसे खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी ये कि किसे नहीं खरीदना चाहिए। कभी आपने कुकरी का कोई शो देखा है? वो कहते हैं ना कि नमक स्वाद अनुसार, तो मैं कहता हूं कि रियल एस्टेट औकात अनुसार। अब औकात शब्द सुनने में थोड़ा क्रूड लग सकता है, लेकिन सच यही है कि इंडिया में ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी में निवेश औकात से बढ़कर करते हैं। एक बड़ा कर्ज का पट्टा गले में बांधकर घर खरीदते हैं, जबकि उनके पास कोई और असेट भी नहीं होता है। और यहीं पे मैं ऐसा न करने की सलाह देता हूं। आप मेरे किसी स्टेटमेंट को, किसी टेक्स्ट को बिना कॉन्टेक्स्ट कोट करेंगे तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा। मसलन कि किसी को हत्या की धमकी देना एक क्रिमिनल एक्ट है, अपराध है, लेकिन हम लोग दोस्ती में अक्सर बोल देते हैं कत्ल कर दूंगा। अब आप बिना कॉन्टेक्स्ट के बात करेंगे तो यह क्राइम है। खैर, मैंने घर खरीदारों का, प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स का जितना साइको एनालिसिस किया है, बेसिकली 4 तरह के खरीदार मुझे मिले हैं। 4 अलग अलग वजहों से लोग घर खरीदते हैं और वो 4 कैटेगरी बताकर मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये उनके लिए प्रूडेंट फाइनेंशियल एडवाइस है या नहीं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस यहां नहीं दे रहा हूं। और वैसे भी आजकल बिल्डर्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स को यूज करने लगे हैं घर खरीदने की सलाह देने के लिए। और इसलिए आजकल एक डर भी बना रहता है कि कहीं कोई मुझे भी मेरे किसी एडवाइस को उस कैटेगरी में ना खड़ा कर दे। मैं आम कंज्यूमर्स के आवाज हूं और बस वही बना रहना चाहता हूं। तो मेरे साइको एनालिसिस के अनुसार पहली कैटेगरी में हैं वो प्रॉपर्टी खरीदार जो एक पीयर प्रेशर में घर खरीदते हैं। घर खरीदना उनके लिए एक स्टेटस सिंबल यानी सोशल एक्सेप्टेंस का जरिया बन जाता है। जब आसपास दोस्त, रिश्तेदार सबने घर खरीद लिया है तो मैं क्यों दिखूं गरीब या लेस प्रिविलेज्ड। ये वो क्लास है जो अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर घर खरीद लेता है, बस एक सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। बिल्डर्स का पूरा प्रचार तंत्र भी इस इकोसिस्टम को फ्यूएल करता रहता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश एक सोशल एक्सेप्टेंस के लिए कर रहे हैं तो आप सिंपल भाषा में बेवकूफ हैं। आप जिन लोगों को दिखाने के लिए घर खरीद रहे हैं, क्या वो आपके इस शो ऑफ से आपका कोई भला करने जा रहे हैं? क्या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये लोग कोई आपके काम आ जाएंगे? ये प्रॉपर्टी खरीदार न सिर्फ कर्ज के बोझ तले दबकर घर खरीदता है, बल्कि एक हीन भावना से ग्रस्त होकर भी घर खरीदता है। लेकिन जैसे कि कहते हैं ना, पीपल बाय थिंग्स दैट दे डोंट नीड विद द मनी दैट दे डोंट हैव टू इंप्रेस पीपल हु डोंट केयर। आप वो चीजें खरीदते हैं जिसकी आपको वाकई जरूरत नहीं होती है, और वो भी उस पैसे से जो आपके पास है ही नहीं, और उन्हें इंप्रेस करने के लिए जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आगे आप खुद जाने और जाने आपकी समझदारी। दूसरी कैटेगरी के घर खरीदार भी कोई ज्यादा समझदार नहीं कहलाएंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से। ये वो घर खरीदार हैं जो मानते हैं कि किराए में रहने से बेहतर है कि घर खरीद ले। वाकई
क्या आपके पास पैसे हैं? नहीं। अच्छा, आप कर्ज लेके घर खरीदेंगे? किस ब्याज दर पे लेंगे आप कर्ज? 8% पे, और ऊपर से घर की कीमत का लगभग 25% एडिशनल खर्च और होगा। 5% जीएसटी, 7% स्टैंप ड्यूटी, और ऊपर से अन्य मूविंग कॉस्ट जैसे कि नए फर्नीचर, इंटीरियर, और जब तक घर नहीं मिलता है तो रेंट और ईएमआई का डबल बर्डन। सो कोई 10-12% घर की कीमत का बोझ, और वो भी अगले 15 से 20 सालों के लिए। और उसी घर की किराए की कीमत क्या होगी? महज 2%। अगर आप घर के ईएमआई और रेंट का जो गैप है वो इन्वेस्ट करें कहीं और तो अगले 10 सालों में आप वही घर बिना किसी कर्ज के खरीद सकते हैं, और साथ में रहेगा हर कदम फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। कोई ईएमआई का मानसिक दबाव नहीं, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई तो आपके पास होगा लिक्विड कैपिटल। लेकिन नहीं, आपको रहना है अपने घर में, उस कोट अनकोट अपने घर में जो दरअसल आपका है ही नहीं, वो घर बैंक का है। जरा 2-3 ईएमआई ना देकर देख लें, चाहे किसी मजबूरी बसी सही। खैर, पैसा आपका, कर्ज का बोझ आप पे, और इसलिए फैसला आपका। तीसरी कैटेगरी के घर खरीदार वो होते हैं जो कहते हैं कि प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्हें मैं 2 लेवल पे देखता हूं। एक वो जिनके पास कोई नेटवर्थ तो है नहीं, लेकिन ये होम लोन लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं बाकी संभावित फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे फैक्टर को छोड़ भी दूं, तो भी घर की बोरोइंग कॉस्ट और रेंटल रिटर्न में कोई 5 से 6% का गैप तो है ही। बोरोइंग कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में सारे कैलकुलेशन निकाल कर भी आप अक्सर ही घाटे का सौदा होता है आपके लिए। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन इंडिया के ज्यादातर शहरों में कोई 7% के आसपास ही होता है लॉन्ग टर्म में। ज्यादातर लोग मुझसे कहते हुए मिलते हैं कि 10 साल में मेरे घर की कीमत डबल हो गई, और वो रिटर्न है महज 7.2% CAGR, जबकि बोरोइंग कॉस्ट है 8% प्लस कम से कम एडिशनल 25% कॉस्ट का खरीदते हुए, और फिर अदर मेंटेनेंस कॉस्ट। वैसे क्रिसिल की एक रिपोर्ट में तो ये दावा किया गया है कि इंडिया में एवरेज प्राइस एप्रिसिएशन पिछले 20 साल में महज 6% की रही है। आप इन्वेस्ट फायदे के लिए करते हैं कि नुकसान के लिए? और पैसे का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होता है। अगर आप अपने पैसे को बेहतर निवेश करें कहीं और बेहतर रिटर्न के साथ, तो काफी फायदे का सौदा आपके लिए हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास उतने पैसे हैं जितने आप बोरो कर रहे हैं, तो फिर ये आपके इन्वेस्टमेंट का मनोविज्ञान और आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान बिल्कुल सही है। होम लोन दुनिया का सबसे सस्ता लोन है, और आप एक प्रूडेंट इन्वेस्टर भी हैं अगर आप फायदा उठा रहे हैं। मसलन अगर आपके पास 1 करोड़ का आप होम लोन ले रहे हैं और अपने पास पड़े 1 करोड़ को कोई 14% रिटर्न के लिए फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप जहां बैंक को 20 साल में 8% के हिसाब से कोई 2 करोड़ देंगे, वहीं आपका कॉर्पस 13 करोड़ के आसपास का बन जाएगा। लोन को आप लीवरेज कर रहे हैं या लायबिलिटी बना रहे हैं, फैसला आपका। ये कैलकुलेशन आप खुद फाइनेंशियल स्प्रेडशीट पे निकाल सकते हैं। आजकल ऐसे टूल्स गूगल पे इजीली अवेलेबल होते हैं। फोर्थ और आखिरी कैटेगरी है उन घर खरीदारों की जिनको कि मैं अक्सर ही प्रॉपर्टी खरीदने की सलाह देता हूं, और यहीं पे मेरे क्रिटिक्स मेरे टेक्स्ट को बिना कॉन्टेक्स्ट कोट कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिनका कि एक नेटवर्क बन चुका है और उन्हें पैसा पार्क करना है। अब आप सारा पैसा किसी एक असेट क्लास में तो डालेंगे नहीं, रिस्क मिटिगेशन और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी जरूर खरीदनी चाहिए। कम से कम अपने नेटवर्थ का 40% रियल एस्टेट में पार्क करना ही चाहिए। नॉर्मली मैं कहता हूं 40-40-20, यानी कि 40% रियल एस्टेट, 40% फाइनेंशियल असेट्स और 20% गोल्ड और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स। तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से ये 4 कैटेगरी के प्रॉपर्टी बायर होते हैं। किसे खरीदना चाहिए, किसे नहीं और क्यों, ये सब मैंने विस्तार से समझाने की कोशिश की है। बाकी फैसला आपका। और हां, अगर आपको मेरे बताने का तरीका सही लगा और मेरे एनालिसिस में ईमानदारी दिखी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहां तक क्रिटिसिज्म का सवाल है, तो उसके लिए बिल्डर के ब्रोकर्स और उनका पूरा एक इकोसिस्टम तो है ही। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।